इंद्रप्रस्थ संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम समाज को आकार देने वाले वास्तविक परिवर्तनकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं। और आज एक ऐसे ही उल्लेखनीय व्यक्तित्व के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निस्वार्थता और समर्पण की प्रतिमूर्ति श्री अभय महाजन जी ने अपने जीवन के 42 वर्ष से अधिक समय सार्वजनिक और सामाजिक सेवा को समर्पित किया है। वर्तमान में श्री अभय महाजन जी प्रतिष्ठित दीनदयाल शोध संस्थान DRI के संगठन मंत्री के रूप में कार्यरत है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित और भारत रत्न माननीय नानाजी देशमुख द्वारा प्रचारित एकात्म मानववाद के दर्शन पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, जो कहता है कि राष्ट्र विकास की जड़ गांवों में है। यदि भारत के गांव समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी भारत समृद्ध और मजबूत बनेगा। आप टिकाऊ कृषि, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और रोजगार सृजन के एक्सपर्ट हैं। आत्मनिर्भरता और सामाजिक सद्भाव के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपके द्वारा की गई प्रभावशाली पदयात्राओं से स्पष्ट होती है, जिसमें आपने सैकड़ों किलोमीटर और कई गांवों में सशक्तिकरण और सद्भाव का संदेश फैलाया। उनके मार्गदर्शन में दीनदयाल शोध संस्थान पोषण संवेदनशील कृषि, मोटे अनाज की वकालत और क्षेत्र विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं की पहचान के माध्यम से पोषण सुरक्षा के लिए भी काम कर रहा है। इंद्रप्रस्थ संवाद की ओर से चर्चा में भाग ले रहे हैं जय जी। क्या है दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट DRI? दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हम सब परिचित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी, उन्होंने श्रद्धेय दीनदयाल जी को यह एक काम दिया था कि ये जो भारतीय जीवन पद्धति है उसके ऊपर आप एक ड्राफ्ट तैयार करें, जो उस समय पर काम करने वाले कार्यकर्ता उनको समझ में आ सके। तो 63-64 में दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के ऊपर और एक ड्राफ्ट तैयार किया था। कार्यकर्ताओं की बैठक में 3 दिन तक वह विषय चला। दीनदयाल जी कहते थे कि ये मेरा कॉन्सेप्ट या मेरा विचार नहीं है, ये जो भारतीय जीवन पद्धति है उसका सबका निचोड़ है एकात्म मानव दर्शन। उसको मैं अपने शब्दों में समाज के सामने रख पा रहा हूँ। तो 63-64 में, फिर उसके बाद 67 में कुछ बैठकों में वो विषय रखा और धीरे धीरे दीनदयाल जी की जवाबदारियाँ बढ़ती गईं। भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर उनकी व्यस्तता इस सब दृष्टि से रही, और हम सब लोगों को पता है 11 फरवरी 1968 को एक प्रकार से उनकी हत्या ही हुई। वो गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। उस समय का मुगल सराय, अब तो दीनदयाल धाम स्टेशन है काशी के पास, उनका पार्थिव देह मिला और अपना ही कोई उनको जानने वाले संघ का स्वयंसेवक वो पार्थिव देह उसने देखी और बिल्कुल लावारिश के रूप में पटरी के किनारे पड़े हुए थे। और फिर उसने खबर की और श्रद्धेय नानाजी देशमुख उनके साथ लंबे समय तक, पूरा प्रचारक जीवन का लंबे समय तक साथ में ही काम किया। पार्थिव देह को दिल्ली लेकर आए परम पूजनीय गुरु जी। मैंने शुरू में बताया संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, उनकी पार्थिव देह को देखकर उनकी आंखों में पानी था कि ये तुम्हारा अधूरा काम अब कौन पूरा करेगा, ये मेरे सामने प्रश्न है। नानाजी थे ही, नानाजी ने मन ही मन संकल्प किया कि दीनदयाल जी के अधूरे काम को मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। दीनदयाल जी की अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि के बाद फिर परम पूजनीय गुरु जी से नानाजी मिले और नानाजी ने कहा कि मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो नानाजी ने गुरु जी की सलाह पर ही दीनदयाल शोध संस्थान, तो यह जो दिल्ली में झंडे वाला एक्सटेंशन में कार्यालय, उस समय सबसे पहले जगह खरीदी और पूरे देश भर में दीनदयाल जी को मानने वाले और उन सब के बीच में संग्रह हुआ और संग्रह करके यह भवन तैयार हुआ। और शुरुआत के 10 वर्षों तक दिल्ली केंद्र, नानाजी के पास भी बहुत सारे काम थे, उन सारे कामों को संभालते हुए एकात्म मानव दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर संगोष्ठियाँ, विचार विशेषज्ञ, सब बड़े बड़े लोग आए, बहुत सारे लोग आए और
इस प्रकार से एकात्म मानव दर्शन के विषय को नाना जी ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। और ऐसा यानी उस समय पर दीनदयाल स्मारक समिति बनी थी। बाद में फिर बहुत विचार विमर्श और चर्चा करने के बाद उसका नाम दीनदयाल शोध संस्थान, DRI। DRI। और अभी तत्काल में DRI क्या करता है? माने नाना जी का मानना था, दीनदयाल जी का भी मानना था कि भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। तो गांव के और जो अपनी भारतीय रीति नीति थी, भारतीय परंपरा थी, ये जो विदेशी आक्रांताओं का लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा समय तक आक्रमण और दमनकारी नीतियाँ चलती रहीं, उस सब में हमारी जो व्यवस्था थी, विकेंद्रित व्यवस्था, वो सारी नष्ट भ्रष्ट हुई। तो दीनदयाल जी का भी मानना था, नाना जी का भी मानना था कि उसको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। बिल्कुल। और भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में ही वास्तव में जीवन है, बाकी शहर क्षेत्र का क्या। तो श्रद्धेय नाना जी ने दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से समग्र ग्राम विकास का और भारतीय जड़ों के अनुरूप एक विकास का अनुकरणीय नमूना, यानी एक पंक्ति में कहें तो समाज जीवन के सभी पहलुओं पर जनता की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर एक अनुकरणीय नमूना सामूहिक प्रयत्न से तैयार करने का काम, और यह नाना जी ने एक मॉडल खड़ा करने का काम दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से किया। नाना जी कहते हैं कि हम एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं हर क्षेत्र में। जो दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन का विचार था, उसको और सरल करते हुए नाना जी ने कहा कि गांव का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब तक स्वावलंबी नहीं होगा तब तक वो स्वाभिमान से जीवन जी नहीं सकता। स्वाभिमान से जीने के लिए स्वावलंबी बनना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन में भी यही सारा विषय था। और फिर नाना जी ने फील्ड का काम शुरू किया 77-78 में, 77-78 में गोंडा में। और नाना जी के जीवन को भी हम लोग थोड़ा देखें, राजनीतिक क्षेत्र में बड़े प्रयोगधर्मी थे, बहुत। नाना जी बहुत प्रयोगधर्मी थे। तो 67 उस समय दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष थे, नाना जी कोषाध्यक्ष थे, और जोड़ी उनकी दोनों की ऐसी थी। तो गैर कांग्रेस सी जितनी विचारधारा है उनको सबको एक मंच पर लाकर और उनका एक फ्रंट बना करके, जो आजकल बहुत सारे हम प्रयोग सुनते हैं, उसकी बात मैं बहुत नहीं करूंगा। 67 में 7-8 राज्यों में, देश में संवित सरकारें बनी थी, कई सारे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऐसे सारे प्रदेशों में 7-8 प्रदेश गैर कांग्रेसवाद के नाम पर, यानी जनसंघ जो बिल्कुल दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचार और एकदम विरोधी विचार, वामपंथी, समाजवादी, सबको एक मंच पर ला करके। और माने दीनदयाल जी तो बहुत ही सरल थे, लेकिन इस प्रकार की सारी व्यू रचना करने में नाना जी बहुत माहिर थे, बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो ऐसी संवित सरकारें, तो ऐसे इसी काम को आगे बढ़ा रहे थे, यानी जनसंघ की बड़े दायित्व पर थे। दीनदयाल जी के जाने के बाद नाना जी के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी थी। ऐसे ही जो देश में अराजकता का, भ्रष्टाचार का माहौल था, 74 के दौरान कई प्रदेशों में तरुणों के छुटपुट आंदोलन शुरू हुए। गुजरात की जो चिमन भाई पटेल की सरकार है वो गिरी, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस वृद्धि हो, किसी हॉस्टल में भोजन को लेकर के विद्यार्थियों के समय छुटपुट आंदोलन चालू हुए। तो उन आंदोलनों को ध्यान में रखकर नाना जी ने उसकी नब्ज समझी कि तरुणों में कुछ करने की इच्छा है, और उस आंदोलन को थोड़ी सी दिशा, उनकी जो टीम थी अपने विचार परिवार की, उनके साथ बातचीत करके उसको दिशा देने का नाना जी ने प्रयत्न किया। फिर विचार परिवार की सब लोगों के साथ बैठे, बातचीत हुई, तो नाना जी ने कहा कि भाई हमारे पास सर्वमान्य नेतृत्व तो नहीं है, फील्ड में काम करने वाली हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, नीचे तक काम करने वाली, इसमें पब्लिक फेस की कमी थी, पब्लिक फेस की कमी है। तो सब सारा विचार करके फिर नाना जी ने सबसे सलाह की कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। तो अपने विचार परिवार में ही बड़ा अंतर विरोध था कि सारा काम हम कर रहे हैं, केवल एक दूल्हापन किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों ला करके बिठा देंगे। नाना जी ने कहा कि नहीं, यानी जनता में नेतृत्व
माने नेता की छवि अपने यहाँ नहीं है, यानी अपने यहाँ अनामिकता की बात है, अपने संग विचार हर व्यक्ति काम करता है, नींव के पत्थर के रूप में काम करता है। अब श्रद्धेय नाना जी, अपन तो पुराने समय से देखते हैं, अपने पुराने कई वरिष्ठ प्रचारक बड़े कार्यकर्ताओं के फोटो तक नहीं मिलते, बिल्कुल वो अनामिकता प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से दूर रहते हैं। तो फिर नाना जी ने कहा, फिर जयप्रकाश नारायण जी के पास नाना जी गए, जेपी के पास बात की। जेपी बूढ़े भी हो गए थे, अस्वस्थ रहते थे, और उस समय समाज का वातावरण ऐसा था कि जेपी को लग रहा हो कि तरुणों में अब कोई जान नहीं बची है, मैं इस नेतृत्व स्वीकार करूंगा इस आंदोलन का, सफल होगा कि नहीं होगा। वो बड़े अपने पर्सनैलिटी के प्रति कॉशियस थे। नाना जी बताते थे, किसी मीटिंग के लिए दिल्ली आ रहे थे जेपी पटना से, तो नाना जी बता रहे कि उस समय 1000-1500 मोटरसाइकिल तरुणों को, और एक एक मोटरसाइकिल पे बोलो 2-2 3-3, उस समय शायद आरटीओ के इतने नियम बहुत सख्त नहीं रहे होंगे, हेलमेट वगैरह भी उतना कंपल्शन नहीं होगा। जेपी उतरे तो जेपी जिंदाबाद और वो सब सारे नारे लगे। 4-5 हजार तरुण, 4-5 हजार तरुणों से, माने युवाओं से एकदम माहौल जमा दिया एकदम। और जेपी को लगा कि नहीं, माने नाना जी और जिस विचार परिवार को नाना जी उसका जुड़े हुए हैं उसमें कुछ दम है। फिर उस आंदोलन का नेतृत्व करना जेपी ने स्वीकार किया, और फिर देश भर में थोड़े मूवमेंट चले, जेपी के अलग अलग जगह पर भाषण भी हुए। पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़ी, और नाना जी का भाषण हुआ, जेपी का भाषण हुआ, और कई नेताओं का। पुलिस ने तरुणों की बहुत बड़ी, यानी उस समय पर सब ये लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, गोविंदाचार्य, सब ये सब तरुण लोग थे। इन लोगों के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और नाना जी ने जेपी पर पड़ने वाली पहली लाठी अपने हाथ पर झेली। नाना जी का हाथ टूटा और वो छूती हुई लाठी सिर पर चोट लगी। फिर पुलिस वालों ने बहुत जम के लाठीचार्ज किया। नाना जी तो लेट गए जेपी के ऊपर, और पूरे डंडों की चोट अपने ऊपर, माने जेपी बूढ़े बीमार, और उस प्रकार से। और फिर वो प्रयाग हाई कोर्ट का, उस समय का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनका चुनाव भी वो हुआ। और उन सब सारी परिस्थितियों में फिर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, तो सारे विरोधी दल के जितने भी नेता थे, और उसमें अपने संघ विचार परिवार के, तो सबसे ज़्यादा लोग जेलों में गए। जेल में रहकर पे भी नाना जी ने फिर ऐसे ही वो जो 67 का 67 का नाना जी का प्रयोग था, वो जनता पार्टी बनी। फिर वो 77 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, नाना जी जेल में ही थे। तो सब अटल जी वगैरह जितने नेता थे, सब लोगों ने कहा कि नाना जी चाहिए। और जो नेता चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के, उनको तुरंत रिलीज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नाना जी हमको चाहिए। फिर नाना जी को लेकर के माने छूटे। फिर नाना जी को बलरामपुर, उस समय गोंडा एक जिला जनपद था यूपी में, गोंडा बलरामपुर 2 लोकसभा सीटें थी, बलरामपुर से चुनाव लड़ गए। और नाना जी बड़े प्रयोगधर्मी, और उस समय की राजनीति भी किस ढंग से थी। अब नाना जी संघ के प्रचारक, फक्कड़ आदमी, बलरामपुर की महारानी चुनाव लड़ रही थी, नाना जी उन्हीं के पास गए, और कई कुछ लाख रुपया चंदा मांगा कि मैं तो फक्कड़ आदमी। अच्छा, अपने ही प्रतिद्वंदी कांग्रेस की वो महारानी, उनसे उन्होंने चंदा लिया, चुनाव लड़े, बहुत लाखों वोटों से नाना जी जीते। जीतने के बाद फिर नाना जी उनके पास गए, बोले अब क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं 60 वर्ष का पूरा होने वाला हूँ, अब सक्रिय राजनैतिक जीवन से मैं निवृत्ति लूँगा, और अब मेरे को इस क्षेत्र के लिए, बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो उनका लगभग 50 एकड़ का एक बाग था, आम का बगीचा, वो मुझे चाहिए। वो उन्होंने नाना जी को दे दिया, महारानी ने। हाँ, महारानी ने दे दिया। और नाना जी यानी जेपी को इतना मानते थे, जयप्रकाश नारायण जी और उनकी पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी, उनके नाम से उस केंद्र का नाम जयप्रभा ग्राम किया। और वहाँ प्रतिमा भी लगी है, चित्र भी लगे हैं, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन, माने जेपी की जन्म शताब्दी थी 2002-3 में, तो चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, विष्णुकांत शास्त्री जी राज्यपाल थे, और केंद्रीय कई मंत्री बहुत सारे, सुमित्रा महाजन जी, विक्रम वर्मा जी,
साहिब सिंह वर्मा जी और बहुत सारे लोग आए थे। प्रतिमा वो जो उनके एक ट्रांसलाइट है जेपी और प्रभावती जी की, उसका अनावरण का एक बहुत बड़ा सम्मेलन, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। और वहाँ पर फिर नाना जी ने 77 के बाद 78 में काम प्रारंभ किया। और उसके पहले ही पटना में फिर एक बड़ी गांधी मैदान पर बड़ी सभा हुई, जेपी उपस्थित थे और नाना जी ने सक्रिय राजनीतिक जीवन से निवृत्ति ली कि अब मैं, परम पूजनीय गुरु जी की इच्छा थी कि 60 वर्ष के बाद सभी लोगों ने सक्रिय राजनीतिक जीवन से निवृत्ति लेकर केवल समाज का काम। और नाना जी 78 ने, की बात है। हाँ ये उस समय पर 78 की बात है। जेपी भी थे, नाना जी का बड़ा ऐतिहासिक भाषण है, वो छपा और सब बड़ा पॉपुलर है। आज के समय में नाना जी का नाम सब लोग लेते हैं, लेकिन नाना जी के पदचिन्हों पर चलने की हिम्मत किसी में नहीं। मैं बहुत कड़े शब्दों में कहता हूँ, 60 वर्ष के होने के बाद इतनी ऊंचाई पर, माने नाना जी जनसंघ में, जनता पार्टी में, बाद में भारतीय जनता पार्टी तक भी, 80 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, उस समय पर नाना जी ने सक्रिय राजनीतिक जीवन से निवृत्ति लेकर के और फिर उन्होंने पलट कर के राजनीतिक क्षेत्र की ओर कभी उन्होंने मुंह नहीं किया। और जो गोंडा जनपद में 25 विकास खंड थे, वहाँ पर काम किए। और नाना जी गांव वालों से पूछते थे कि कोई एक समस्या बताओ, तुमको स्वावलंबी बनना है, पैरों पर खड़े होना है। तो उन्होंने कहा, नाना जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको पीने के पानी की दिक्कत है। तो पीने का पानी नहीं है तो खेती के लिए पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी कोई मदद नहीं चाहिए। और नाना जी बड़े प्रयोगधर्मी शोध, अलग अलग वैज्ञानिकों को बुलाया। तो उस क्षेत्र में तराई का बेल्ट है, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत है, तो वो बोरिंग का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा नया ही आया था, बोरवेल्स का। तो उपलब्ध संसाधन, ये नाना जी का मूल मंत्र था। बांस, मोटे मोटे बांस, जूट और नारियल की रस्सी, उससे बोरवेल नाना जी ने बनवाए। और वो प्रोजेक्ट था एक कुछ 22-24 हज़ार बोरवेल्स का था। तो वो 25,000 से ज़्यादा, वो जो एक फिर वो 79 में सरकार गिरी, जो सब सारा अंतर्विरोध जनता पार्टी में चालू हुए और इंदिरा जी फिर से प्रधानमंत्री बनी। तो जैसे ही बनी, नाबार्ड के सहयोग से वो सारी स्कीम चली थी, उन्होंने छानबीन की। तो पूरे गोंडा जनपद के जिले के 25 विकास खंडों में, तो वो जो कमेटी गई थी, उन्होंने कहा 25,516 बोरवेल्स हमने देखे हैं, जितना इन्होंने तय किया था उससे ज़्यादा। और बहुत सारे रिमोट क्षेत्रों में हम जा नहीं पाए, बहुत सारे रिमोट क्षेत्रों में। और वो पानी की टारगेट समस्या, लेके चले, टारगेट उससे ज़्यादा, माने कम खर्चे में। नाना जी का रहता था कि उपलब्ध संसाधन और कम से कम लागत में, तो उससे बहुत ज़्यादा बोरवेल्स। यानी कमेटी की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में पटल पर रखी गई, वो है, सारी रिकॉर्ड है। और वहाँ पर काम चालू किया नाना जी ने। और सबसे पहले गोंडा से ही फील्ड का काम, जो एकात्म मानव दर्शन का व्यावहारिक प्रयोग, सबसे बड़ी प्रयोगशाला और पहली प्रयोगशाला गोंडा थी नाना जी की। वहाँ कई सारे लोग गांव में प्रवास करते थे। नाना जी भी उस समय 60 वर्ष के स्वस्थ थे। और फिर ऐसा ही एक प्रयोग बीड़ में, महाराष्ट्र में, बीड़ में प्रारंभ हुआ। वो भी देवगिरी का जो वो सह्याद्री के उस तरफ वाला हिस्सा है कि बारिश बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है। तो वहाँ पर धन्यता अभियान, सब तरुणों को गर्मी की छुट्टियों में इकट्ठा करके, जो तालाब है नेचुरल 2 पहाड़ियों के बीच में, उसको जोड़ना, डिसिल्टिंग करना और वहाँ पर पानी रोकना। और अपने पास, अपने देश में पहाड़ी नदियों को छोड़ करके बाकी पानी का सोर्स क्या, केवल वर्षा का जल। माने आदरणीय अन्ना हजारे जी भी जब सेना से निवृत्त होकर सामाजिक जीवन में काम करने आए, तो नाना जी के साथ रहे, नाना जी से सलाह ली। तो जो पानी के बारे में उनने अपना रालेगण सिद्धि में काम किया, तो नाना जी ने कहा कि भैया अपने पास पोर सोर्स है, बाकी केवल वर्षा जल। तो नाना जी ने ही मंत्र दिया था, जो अन्ना हजारे जी ने कहा कि जो बारिश का जल है, वर्षा का जल, दौड़ते पानी को चलता करो, चलते पानी को रोको, और वर्षा के जल का भूगर्भ में स्थित जल का मिलन होना चाहिए। आज हम सब लोग उपभोगवादी इतने हैं कि पानी का जितना उपयोग करेंगे करते हैं, लेकिन फिर से वो रिचार्ज हो, और अपने पास सोर्स है केवल वर्षा का जल। एक बार थोड़ा सा फिर से समझाएंगे कैसे? पानी, दौड़ता पानी चलता करिए,
चलता पानी को रोकिए। माने बचत की बात हो रही है। हाँ, नहीं, बारिश में पानी गिरा, अच्छा। मान लो ऊंचाई पर पानी गिरा, ठीक। पानी की क्या टेंडेंसी है, बहने ऊपर से आएगा तो बहेगा ही। बहेगा। तो वो जो बहुत तेजी से जलता है, वो जो बाद में वाटरशेड का कॉन्सेप्ट आया कि बिल्कुल रिच टू वैल्यू ट्रीटमेंट, बाद में नानाजी 90 के दशक में 75 वर्ष की उम्र में चित्रकूट में आए, तो वहां पर इसका प्रयोग किया। तो दौड़ता पानी चलता करो, यानी उसको कहीं रोको, थोड़ा रुकेगा पानी तो रुका तो रहेगा नहीं, वो पर्कुलेट होगा, जमीन में जाएगा। तो सभी वैज्ञानिकों का कहना है जो पानी की दृष्टि से, वर्षा जल का मिलन भूगर्भ में स्थित जल से मिलना चाहिए, माने अंदर, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, इसी में ही बढ़ेगा, और वही एक उपचार है। अब बोरवेल्स हमने कर लिए इतने ज्यादा, उसमें भी नियमों का पालन नहीं किया। मिनिमम 2 बोरवेल में कितनी दूरी होना चाहिए, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें नियम है, लेकिन नियमों की हम सब लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण अनदेखी करी, खासकर शहरों में आप देखेंगे तो बिल्कुल हर जगह पर, तो उस सब के दुष्परिणाम हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे, और जो तथाकथित ये विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद कि भारत कृषि प्रधान देश है, केवल कृषि के बल पर गांव का रहने वाला व्यक्ति या किसान स्वावलंबी नहीं बन सकता, सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। खेती के साथ साथ और कई काम धंधे चलते थे, पशुपालन है और डेयरी है, पोल्ट्री है, उसके साथ साथ सब चलने वाले काम धंधे, उनको सबको पुष्ट करने का काम। बिल्कुल गांव का पूरा घर का जितना कुनबा है वो सब इस काम में सहयोगी रहता था। धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ लिए, 10वीं 11वीं 12वीं स्कूल का कॉलेज का मुंह देखा घर के तरुण ने, तो बाद में उसको खेती, जो श्रम के प्रति अपनी भारतीय परंपरा में जो एक उसका महत्व था, कई उसके उदाहरण है कि एक बार राजा की सवारी जा रही थी, लेकिन एक किसान बोझा उठाकर सिर पे जा रहा था, तो राजा का रथ वापस हुआ। श्रम को इतना महत्व था अपनी भारतीय परंपरा में, वो रथ वापस हुआ और वो जो श्रमिक मेहनत करने वाला वो उस गली से पहले निकला और राजा का रथ बाद में। तो अब आजकल तो थोड़ा कोई मैला कचोला कपड़ा पहना हो, धोती कुर्ता पहने हुए हो, तो उसके प्रति हे दृष्टि से हम लोग देखते हैं। उस समय श्रम का इतना, श्रम की एक वैल्यू समाज से जो है बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे बिल्कुल तरुण पीढ़ी में तो बिल्कुल ही, बस में कहीं सार्वजनिक अपन ट्रेन में कहीं कर रहे हैं, कोई मैली कुचैली कपड़े पहन करके आए तो नाक भौं सिकोड़ेंगे, और हम उससे कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है जगह, वहाँ बैठो। तो फिर से उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। मैंने सामान्य बोलचाल में भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कहते हैं कि भाई मेहनत तो गधा भी करता है, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। श्रम को बिल्कुल ही एक निचले दर्जे का काम समझा जाने लगा है कि अगर कोई बहुत एक तरह से इंटेलेक्चुअल कोई काम अगर नहीं कर सकता है तो वो श्रम कर रहा है, लेकिन सोसाइटी तो उसी पे खड़ी है। बीमारियों की जड़ यही है। तरुण पीढ़ी में शारीरिक श्रम खत्म हो गया, तो देखिए आजकल 12, 18, 20, 22 साल के तरुण को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक हो रहा है, और उनको कितनी बीमारियां लग रही। श्रम का, अपने घर की माताएं बहनें, सब प्रकार के काम घरों में होते थे, धीरे धीरे इतना मैकेनाइजेशन, और उनके ऊपर हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट हो गई है। उसके ऊपर कई सारे कहानियाँ किस्से हैं। चक्की पर जो हाथ की चक्की है, उसके ऊपर जो दाल निकलती थी, आटा निकलता था, उसमें जो उस आटे में पोषक तत्वों का जिस प्रकार का, आजकल ये पॉलिशिंग जाती है अनाजों में, दालों में, उस सब का कितना होता है, पोषक तत्वों की कितनी हानि होती है, प्रोसेस होते ही सब निकल जाता है, पूरा सब निकल जाता है पूरा उस सब के कारण। तो बीमारियों की अपनी जो भारतीय जीवन पद्धति थी, और हर दृष्टि से हर काम, माताएं बहनें बिल्कुल बीमार नहीं पड़ती थी, सारे काम। अब वॉशिंग मशीन आ गई, झाड़ू पोछे के लिए मशीन आ गई, हर जगह पर लोअर बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, घुटनों का दर्द इतना कॉमन हो गया, खासकर माताओं में, माताओं बहनों में। नी रिप्लेसमेंट, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते तरुण बच्चे। अब ये कमोड आ गया, वेस्टर्न डाइनिंग टेबल आ गया, तो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल डाइनिंग टेबल आ गया, पलथी मार करके आज की तरुण पीढ़ी बैठ नहीं सकती। तो इस सब का यानी पूरी अपनी भारतीय जीवन पद्धति वैज्ञानिकता के आधार पर पूरा, मैंने शायद थोड़ा कहने में अभी आज के समय में थोड़ा अजीब लगेगा, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था भैया, तो स्टडी इस पर थी कि जो मतलब अपना राजस्थान की और जो मतलब जो मध्य प्रदेश राजस्थान का जो बॉर्डर है, उस इलाके की जो माताएं थी उनके ऊपर वो स्टडी करी गई।
कि पानी दूर दूर से लेकर आती थी अपने सर पर रखकर। तो वहाँ पर देखा कि किसी की भी कमर में कोई पेन नहीं है और सर्वाइकल की समस्या किसी को नहीं है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है साइंस में, कहते हैं हार्मोसिस, कि बॉडी को थोड़ी थोड़ी चोट पहुँचाते रहे तो बॉडी उससे स्ट्रांग होती है। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल की जिन्हें समस्याएं कहती है वो उनके अंदर उन्हें नहीं मिली। लेकिन अभी इस बात को नहीं कह सकते हैं कि ये तो कि पिछड़ापन की बात हो जाएगी, इस तरह की चीज़ बोली जाएंगी इसके लिए। फिर शहरों में शाम के समय बिल्कुल बाल शिशु, थोड़े से तरुण, मैदानों में, पार्कों में बच्चे इकट्ठा होकर खेलते कूदते रहते थे। गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोट लग रही है और फिर से खेल रहे हैं। उससे प्रेम भी बढ़ता था और शारीरिक श्रम भी होता था। अब आजकल ये कंप्यूटर, मोबाइल और इस सब के कारण नेट की पढ़ाई, ये तरुणों की, बिल्कुल युवाओं की या बालों की, पार्कों में कहीं पर भी सब घर में बैठे हैं, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इस सब के यानी तरुणों की इतना जल्दी बच्चा बड़ा हुआ कि नहीं वो प्रौढ़ हो जाता है मानसिक रूप से। हमारा घर है तो हमारे घर के बगल में जो मकान है, मैं क्या खाना खाने के बाद रात में छत पे टहलने चला जाता हूँ। तो बगल वाला जो वहाँ कुछ कराधार पारिवारिक रहता है, तो उनका बच्चा होगा भाई साहब, कुछ नहीं, मेरे ख्याल 2 साल का भी शायद वो नहीं है, और फ़ोन की इतनी बुरी लत है उस बच्चे को, और उसे छीन लिया तो ऐसे चिल्लाता है, ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को दौरा पड़ रहा है किसी चीज़ का। ऐसी स्थिति आ गई है। नहीं, ये तो 2 साल के बच्चे का बता रहे हैं आप जय जी। 3 महीने 4 महीने का बच्चा, माँ को कुछ काम करना है तो मोबाइल हाथ में दे देगी माता। हाँ, तो तब वो बाकी काम करती है। यानी बच्चों को, यानी माँ के पास भी छोटे बच्चे के लिए समय नहीं है। तो अब ये कहाँ तक जाएगा यह सब, इसका कोई परिस्थिति कुछ इस तरीके से हो गई है कि हमने तो बचपन में तो देखा, 5 साल 10 साल तक की आयु तक मैंने देखा कि परिवारों में एक स्नेह था। क्या हम जहाँ रहते हैं वो दिल्ली में तो है लेकिन वो गांव ही है। तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों के बीच में समन्वय, जो हमने बचपन का अपना जो अनुभव है, हम एक दूसरे के घर खेलते थे, हमारे माँ को मालूम भी नहीं क्या शाम को आ रहे हैं, खाना कहीं और खा लिया। बिल्कुल परिस्थिति ख़त्म हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बिल्कुल रहा ही नहीं है। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि वे एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गाँव लगता है। तो फिर वो जब वो आपस में कह सकते हैं कि एक तरह से भरोसा ही और ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया है, तो गाँव ही ख़त्म हो गया। वो हम रह रहे हैं बगल में कि एक दीवार की दूरी है, बस 6 इंच की दीवार की, लेकिन आपस में समन्वय नहीं है। तो माँ बाप भी क्या करे, बाप को कमाना है, माँ को खाना बनाना है, बच्चा फिर फ़ोन में लग रहा है। नहीं, माने अब ये गाँव में कोई बच्चे ने कोई गलत काम किया तो किसी पड़ोसी ने उसको 2 थप्पड़ मारे तो वो शिकायत रोते हुए अपने पिता के पास आया तो पूछेगा वो, और हमसे भी पूछेगा। मान लिया हमने किसी बच्चे को 2 थप्पड़ मारे तो वो बताएगा कि ऐसा ऐसा कर रहा था, गाली दे रहा था, तो पिता भी उसको 4 थप्पड़ मारेगा। माने वो गांव का बच्चा है, उसमें संस्कार बने रहें, वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो सबकी जवाबदारी ने बात तो हो गया, मेरे बेटे को क्यों मारा, उसी पे ही कितना संग्राम हो जाता है, बिल्कुल मेरे बेटे को मारा। माने वो पूरा गांव का बच्चा है। बाहर जाकर उसने अच्छा किया तो गांव का नाम रोशन किया, कहीं कोई गलत काम किया तो पूरे गांव का नाम खराब होगा। तो ये सब जो बातें थी, यानी जातिवाद भी इतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल कोई भी जाति का हो काम करने, काका, बुआ, मौसी, मामा, ऐसे ही संबोधन रहते थे और सबका बिल्कुल माने एक दूसरे के पूरक, परस्पर पूरकता। इसके ऊपर गांव की इकोनॉमी के भी बारे में नाना जी कहते थे कि बिल्कुल गांव का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर वो 2-4-5 गांव का समूह रहता था कि कोई चीज़ हमारे यहाँ है, नाना जी बताते थे कि आम मेरे घर में है, 5 पौधे हैं तो गांव में 100 घर हैं, तो आम पकने के बाद 100 घरों में आम जाएगा। किसी के घर में अमरूद लगा है तो पकने के बाद सब घर में जाएगा। और जो ऐसे ही जो सहयोगी थे, लोहार, बढ़ई और इस प्रकार के जितने काम करने वाले हैं, तेली, मोची, नाई, सबके पास कैश का, ये जो कैशलेस की आज बात चल रही है, उस समय कैशलेस इकोनॉमी थी। कैशलेस पैसा था ही नहीं। मैंने गेहूं उगाया है तो वो गेहूं का अंश सबको मिलेगा, उसमें नाई, धोबी, मोची, लोहार, सोनार सबको जाएगा। पैसे का तो कोई वही नहीं था। नमक, अब
अब सामान्य गांव में माँ तो समुद्र के किनारे या कहीं गुजरात ऐसी 2-4-6 जगह नमक होता है, नमक खरीदा जाता था, क्योंकि ऑयल सीड, तेल, दाल, सब जो कुछ चाहिए अपने गांव में। कपड़ा भी उस समय पर लोग कपास उगाते थे, और वो जो गांधी जी ने भी कहा, बिल्कुल सूत कातना, और अपन ने सूत दिया, उसके बदले में हमको बिना हुआ कपड़ा मिला, वो कपड़ा पहनते थे। डिसेंट्रलाइज व्यवस्था इतनी ज़्यादा थी, और पैसे के ऊपर बिल्कुल कैशलेस इकोनॉमी, सब धीरे 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 धीरे। हम भी स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय पर हम लोगों को प्रैक्टिकल में तीसरी, चौथी, पाँचवीं में वो तई मिलती थी और कपास की पोई, पर आपको इतना इतना इतनी देर में इतनी रुई की आपको वो बनानी है, अच्छा, धागा बनाना है और उसको बना करके देना है, तभी आप प्रैक्टिकल में पास होंगे। मैं मध्य प्रदेश के बिल्कुल उस समय बालाघाट जिले का छोटी जगह है तिरोड़ी, वारासिवनी, वहाँ पढ़ा। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हम लोग पढ़ते थे, तो वो करना कंपल्सन था छोटी उम्र में, बिल्कुल। उसको करते क्या थे फिर वो? नहीं, वो अपन दे देते थे, तो वो सब एक जगह इकट्ठा होकर के जहाँ पर उससे कपड़ा बनता है वहाँ चला जाता अच्छा, था। उपयोग में आता था? हाँ, उपयोग में आता था, ऐसा नहीं पूरा। तो ऐसा नानाजी ने, अपन दीनदयाल शोध संस्थान की बात कर रहे हैं, तो यही जो ऐसे सारे प्रयोग नानाजी ने प्रारंभ किए। फिर उधर बीड़ जिले में चालू हुआ, फिर नागपुर में प्रकल्प चालू हुआ। नानाजी ये दीनदयाल शोध संस्थान के दिल्ली कार्यालय में थे। एक बार चित्रकूट के अनुसुईया आश्रम के महाराज जी, पूज्य भगवानानंद जी महाराज, यहीं मार्ग से आगे से निकल रहे थे। 7वें माले के ऊपर पूरा बगीचा लगा था। उन्होंने कहा कि ये सीमेंट कंक्रीट का जंगल है, यहाँ 7वें माले के ऊपर बगीचा लगा हुआ, कौन है? योगा योग से नानाजी को जानने वाले जयपुर के एक रामेश्वर भारद्वाज जी, पहले संघ के महानगर कार्यवाह थे, बाद में वो विधायक भी बने, संस्कार भारती के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बोले नानाजी हैं संघ के प्रचारक, अरे मुझे मिलना है। गाड़ी पलटा करके लेकर के आए, और फिर 6वीं मंजिल तक लिफ्ट से गए, और बाकी एक फ्लोर सीढ़ी से चढ़ करके गए ऊपर, पूरा बगीचा देखा। और योगा योग से नानाजी अब देश भर में प्रवास करते थे, तो नानाजी से मिले, और नानाजी से कहा, नानाजी आपकी ज़रूरत चित्रकूट में है। तो नानाजी बोले, भैया मैं बूढ़ा हो गया, 75 साल का हो गया, और मेरी व्यस्तता है, इतना काम का व्याप है, मैं नई जगह आपको आना ही है। बहुत आग्रह करके फिर उन्होंने नानाजी को चित्रकूट बुलाया। चित्रकूट हम सब लोगों को पता है, भगवान राम जी ने वनवास काल का 11.5 वर्ष का समय वहाँ बिताया। नानाजी चित्रकूट आए, बड़ा रिमोट एरिया है, और अब से 10 वर्ष पहले तक तो बड़ा बदनाम था, डाकू, किडनैपिंग, फिरौती मांगना, ये सब इस मामले में। तो नानाजी आपको आना ही है। फिर नानाजी को चित्रकूट लेकर आए, और एक वो चित्रकूट यानी MP UP बॉर्डर पर है, लगा हुआ यूपी है, लगा हुआ MP है। तो नानाजी चित्रकूट में, और एक 165 एकड़ का फार्म, राजापुर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, वहाँ से लगा हुआ एक 165 एकड़ का फार्म था, और ये गुंडे, बदमाश, डाकुओं के कारण वो उजाड़ पड़ा। उन्होंने कहा, नानाजी आप प्रयोग के लिए लीजिए, और आपको जो चाहिए, हमारे अनुसुईया आश्रम की जो जगह चाहिए, संसाधन है, वो सब आपके लिए। फिर नानाजी आए। नानाजी के मन में 75 वर्ष की उम्र में 1990 में नानाजी चित्रकूट आए, और सबसे पहले ग्रामोदय विश्वविद्यालय, प्री प्राइमरी से लेकर के बिल्कुल PhD तक की, और सारी प्रकार की पढ़ाई, सब प्रकार की फैकल्टी, पहला दुनिया भर का ग्रामोदय विश्वविद्यालय नानाजी ने बनाया। और उसके लिए जगह, पूरी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद, फार्मेसी और बाकी के जो रूटीन सारे सब्जेक्ट्स, उनका कहना था कि प्री प्राइमरी से लेकर बिल्कुल PhD तक की पढ़ाई वहाँ पर होगी। प्रोफेसर्स, बच्चे और समाज का सहयोग, सब उनकी प्रयोगशाला वहीं यूनिवर्सिटी में, वहीं क्लासरूम में नहीं होगी, गांव में जाकर के प्रयोग करेंगे। फिर वो 5-6 वर्ष चला, और सब ये शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीति इतनी ज़्यादा हावी है। फिर 96-97 में सत्ता परिवर्तन के बाद बड़ी परेशानी हुई, तो नानाजी ने फिर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया। लेकिन साथ साथ वो पूरा 50 किलोमीटर की परिधि MP UP, इसमें जितनी आबादियाँ आएंगी, उसमें भी सबसे पहले 108 पंचायतें और 512 आबादियों को केंद्र बना करके काम प्रारंभ हुआ। तो जो जैसे नानाजी कहते थे, एकात्म मानव दर्शन के विचार को लेकर कि व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होगा तब तक स्वाभिमान से जी नहीं सकता। तो स्वाभिमान से जीने के लिए
फिर उसको और सरल शब्दों में नाना जी ने समाज के सामने रखा। स्वावलंबी बनने के लिए क्या, गांव का जितना समाज है, गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा, गांव में कोई बेकार नहीं रहेगा, गांव में कोई अस्वस्थ नहीं रहेगा, गांव में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा समस्या गांव की लड़ाई झगड़े विवाद कोर्ट कचहरी में, तो कोई भी नया विवाद कोर्ट कचहरी में रजिस्टर नहीं होगा, पुराने विवाद हम सारे आपसी तालमेल से हल करेंगे। इन सारे विषयों को लेकर के काम चालू हुआ। अपने संघ विचार परिवार में है, पढ़ाई पूरी करने के बाद भाई आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, 2 वर्ष का समय, 3 वर्ष का समय, 5 वर्ष का समय आप समाज कार्य के लिए दीजिए। अब नाना जी तो बहुत पुराने संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक थे, पूजनीय डॉक्टर जी ने उनको दीक्षा दी थी। तो इस प्रकार का काम प्रारंभ हुआ। ये लगभग नाना जी अब 90 में या 91-92 में 30 दिन का एकल समाज शिल्पी तरुण युवक युवती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो काम के लिए उनका 1 महीने का शिविर, और वो उनको सबको कार्यक्षेत्र में भेज चित्रकूट में ही भेजा गया। चित्रकूट में आसपास MP यूपी में गोंडा में भी ये प्रयोग करते थे नाना जी। धीरे धीरे नाना जी की सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई। अपनी जो सामाजिक व्यवस्था और उसमें भी गांव की महिलाएं पुरुषों के बीच और पुरुष महिलाओं के बीच में जाके काम नहीं कर सकते। 96 के समय फिर नाना जी ने एक बड़ा अभिनव प्रयोग किया, समाज शिल्पी दंपत्ति, ग्रेजुएट कृपल दोनों स्नातक होंगे, 25 से 35 आयु वर्ग के होंगे, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे, और जो गांव में रह करके काम करेंगे। देश भर के अखबारों में विज्ञापन छपे, नाना जी खुद इंटरव्यू लेने आए, 100 से ज़्यादा दंपत्ति आए, 25 दंपत्तियों का चयन हुआ, और उसके बाद फिर उनका शिविर लगा चित्रकूट में 1 महीने का। 12 दंपत्ति आए, शिविर होते होते आधे दंपत्ति भाग गए, फिर 6 दंपत्ति रुके, 6 में से 2 निकल गए, 4 दंपत्ति अभी तक जुड़ करके काम कर रहे हैं। उस समय 96-97 में। अब एक समय में हमारे पास 42-43 दंपत्ति थे जो गांव में काम कर रहे थे। बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, उनके लिए कोई मानधन की व्यवस्था नहीं। जीवन यापन के लिए गांव वाले जैसे रहते हैं, बच्चे जैसे गांव के बच्चे पढ़ते वैसे ही पढ़ेंगे, और गांव वाले हैं उस दंपत्ति को रहने की व्यवस्था करेंगे। जीवन यापन के लिए जितना न्यूनतम आवश्यक है उसकी व्यवस्था संस्थान समाज के सहयोग से ही करेगा। तो आज भी 20-21 दंपत्ति अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य की चिंता संस्थान करता है समाज के ही सहयोग से, और बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र। तो 2-3-4 आबादियों का गांव का एक समूह उनके जिम्मे रहता है। 2 साल 3 वर्ष वो काम करते हैं, बाद में धीरे धीरे उनका दायरा स्थानांतरित भी करते हैं और मिल करके काम करते हैं। यानी एक उत्प्रेरक की भूमिका रहती है समाज शिल्पी दंपत्ति की, और वो मिल करके काम करते हैं। एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। अब श्रद्धेय नाना जी के इन प्रयत्नों के कारण और भगवान राम जी के आशीर्वाद से अब वहाँ पर ये जो डाकुओं की और इस प्रकार के किडनैप करना, फिरौती मांगना, ये लगभग समाप्त हो गया। छुटपुट कभी कोई करने की कोशिश करे, पुलिस प्रशासन भी और बाकी। एक अपने दंपत्ति का, वो कहीं गांव से काम करके लौट रहे थे अपने केंद्र पर, तो पति पत्नी मोटरसाइकिल से, तो उनको डाकुओं ने पकड़ा। बाद में महिला को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, उनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए। कोई एक PWD का काम चल रहा था, उनको लगा कि ये ठेकेदार है, इससे कुछ फिरौती मांगेंगे। जब बाद में ध्यान में आया कि दीनदयाल शोध संस्थान का कार्यकर्ता है, तो डाकू ने कहा कि ये बहुत अच्छा। बोले तुम्हारे नाना जी के पास बहुत पैसा है, तो अब तुमको छुड़ाना होगा, तुम तो कार्यकर्ता हो, तो नाना जी पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि भाई नाना जी के पास पैसा है। नाना जी के पास पैसा कहाँ से आता है? नाना जी संघ के प्रचारक हैं, उनको प्रचारक मालूम नहीं। उन्होंने, नाना जी ने नौकरी नहीं की, कोई परिवार नहीं बसाया, समाज से इकट्ठा करते। क्या करते हैं नाना जी? वो अपना मेच्योर्ड कार्यकर्ता था, परिपक्व। उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आप ये जो काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप मजबूरी में कर रहे हो ये काम, आप चाहोगे कि आपके बच्चे यही काम करें? सब चुप हो गए। 4-6 की टोली थी। बोले नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारी बच्चे ये काम। तो बोले नाना जी यही काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अपने मार्ग से भटके नहीं, सही मार्ग पर चले। तरुणों को सबसे पहले तो शिक्षा की दृष्टि से,
रोजगार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से ये सारा काम कर रहे हैं नाना जी। फिर उनमें से कुछ 2-4 लोग बोले नहीं हम नाना जी से मिले, नाना जी का जो चित्रकूट में निवास स्थान था सियाराम कुटीर, हम वहाँ पर भी गए हैं। बोले आप जो कह रहे हो एक एक बात अक्षरशः सत्य है, बिल्कुल हम नहीं चाहते। और नाना जी तरुण पीढ़ी भटके नहीं, इस दृष्टि से ही काम कर रही। गलती से आप पकड़ में आ गए और फिर वो कार्यकर्ता इतना अच्छा काम करने वाला था, पूरे समाज के लोग इकट्ठा हो गए। फिर आज शाम को ले गए थे, दूसरे दिन रखा, उन्होंने कहा भैया आप स्वास्थ्य को लेकर काम करते हो, हमारे लिए बताओ। उन्होंने कहा कि रोज आप सवेरे उठ के नहा धो के ब्रश मुख मार्जन करके 100 बार जोर जोर से ताली बजाइए। वो सब हंसे, बोले हम यहाँ जंगल में हैं, कहाँ ताली बजाएंगे, सब के सब ताली बजाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। घूमते रहते हैं। फिर तीसरे दिन सवेरे उनको छोड़ दिया, बोले अब आप निडर होकर काम करिए, आपकी टोली को भी कहिए कोई। बोले नाना जी समाज शिल्पी दंपत्ति दीनदयाल संस्थान के हम कार्यकर्ता हैं, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम तो गलती से आपको पकड़ लिया। और उन्होंने छोड़ा और वहाँ पर अपना काम चल रहा है। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे वहाँ पर भी नाना जी गए और लोगों से बातचीत की। तो खेती किसानी मुख्य व्यवसाय है, तो उस वर्षा आधारित, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। गर्मी के दिनों में गांव में घर में एक माता बहन 5-10 किलोमीटर नेचुरल पानी का सोर्स है, पानी लेकर के आ रहे हैं। फिर नाना जी ने वही जैसे शुरुआत में कहा था, शासकीय स्कीम आई थी राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, तो जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके वाटर शेड का काम किया। बिल्कुल पहाड़ी की चोटी से, वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और बिल्कुल नीचे तक की रिज टू वैली ट्रेंचेस बनाना, पर्कोलेशन टैंक बनाना, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाना, 2 पहाड़ियों को जोड़ करके वहाँ पानी रोकना, और इस प्रकार के वैज्ञानिक आधार पर बिल्कुल माने एक बार अब भी हमने 2 वर्ष पहले एसडीजी के ऊपर एक चित्रकूट में कॉन्फ्रेंस की, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक आईएएस ट्राइबल सेक्रेटरी भारत सरकार के वो आए थे। तो सब समस्याओं के बारे में, ये समस्या वो समस्या। हमारा एक ट्राइबल बुद्धा मवासी काका बुजुर्ग, उन्होंने कहा पानी की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे वाटरशेड का काम करें तो जहाँ पानी की समस्या का निजात। 20 वर्ष पहले वहाँ पर नाना जी ने काम किया था, बिल्कुल रिच टू वैली, पहाड़ी की चोटी से लेकर के नीचे तक। ट्रेंचेस कैसे खोदनी है, कितनी गहराई की खोदनी है, क्या रहेगा, ऑल्टरनेट वो खोदनी है, फिर वहाँ एक पौधा लगाना है, और जहाँ जहाँ पर थोड़ी जगह है पानी आता है वहाँ पर्कोलेशन टैंक के किस साइज़ के गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे खोदना है। तो पूरा पानी, बारिश का पानी जैसे नाना जी ने सूत्र दिया था, बहते पानी को, दौड़ते पानी को बहता करो, बहते पानी को रोको, और ऐसे ही फिर छोटी छोटी पहाड़ियों को रोक करके, और उसमें सिल्ट न जमा हो, कंकड़ पत्थर पत्ते और सिल्ट न जमा हो, वो लूज बोल्डर स्ट्रक्चर है, वो छन्ने का काम करते हैं, जाली का काम करते हैं। तो वहाँ पर जो गर्मियों में ये वाटरशेड का काम किया, तो एक साल नाना जी ने हम सब टीम को भेजा। अब पहले भेजा था कि फरवरी के बाद कुओं में, हैंडपंप में पानी खत्म, फिर दूर दूर से पानी लाता है, या कुएं में भी पानी है एकदम नीचे 20 फुट 25 फुट 30 फुट नीचे, रस्सा बाल्टी से पानी निकालना। जब वाटरशेड का काम किया तो उसके 1 साल बाद बोले अब जाओ सर्वे करो। बारिश हो गई जुलाई अगस्त सितंबर में, हम लोग मई जून में मई में सर्वे करने गए, अप्रैल मई में, तो किसी में 7 फुट नीचे पानी बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल 20-22-25 फुट पे भी थोड़ा थोड़ा पानी आता है। 4-6 बाल्टी पानी निकाला, फिर पानी रुक गया, फिर वो धीरे धीरे पर्कुलेशन से पानी का जो नेचुरल सोर्स होगा उससे धीरे धीरे पानी आएगा, इकट्ठा होगा, 2-4 घंटे बाद अब फिर पानी निकल, वहाँ बिल्कुल लबालब पड़ा हुआ है। यानी कुछ जगह पर तो बिल्कुल 2 फुट पे पानी, बिल्कुल ऐसे ही हाथ से डालो, रस्से की जरूरत है। 1 साल में ही हो गया, 1 साल में बिल्कुल वाटरशेड के काम का। अब थोड़ा 20-22 साल हो गए हैं, तो अब उस काम के लिए फिर से थोड़ा सा जो ट्रेंचेस बनी थी और जो पानी के स्ट्रक्चर्स बने हैं उसमें सिल्टिंग के कारण थोड़ी सी उसकी डीसिल्टिंग की। तो हम लोगों ने शासन से ही बातचीत की है, गांव के लोगों से भी बातचीत की। उस समय भी जब काम हुआ था, श्रम गांव वालों का कंट्रीब्यूशन था, और बाकी उस सब के लिए जो साधन लगेंगे वो राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन में उस समय पर जो काम किया, तो जो शासन की प्रिस्क्राइब नॉर्म्स थी उससे आधे पैसे में काम किया दीनदयाल संस्थान। कई एनजीओ, सरकारी अधिकारी
बिल्कुल नाना जी के ऊपर कि नाना जी ऐसा करेंगे क्या है, कितना भ्रष्टाचार, कितना करप्शन। तो उसमें बिल्कुल आधे पैसे जो सरकार के नॉर्म्स थे, हमने उससे ज़्यादा काम किया। जितने काम के लिए हमने, जितने क्षेत्रफल में 12,500 हेक्टेयर में ये वाटरशेड का काम हुआ था, उससे कम क्षेत्र में। अब फिर जहाँ एक फसल बड़ी मुश्किल से होती थी खरीफ में, रेनफेड कंडीशन में, या कई बार वो पानी रोक के रखते हैं खेतों में, बारिश जैसे ही खत्म हुई तो पानी बहा दिया, फिर उसमें गेहूं चना रबी की फसल ले ली। तो अब 2 फसलें 3 फसलें, सब्जी होती नहीं थी, कुपोषण का बहुत ज़्यादा, कुपोषण बहुत ज़्यादा। तो अब वो 2-3 फसलें। अब गांव वाले ही कहते हैं कि वर्षा आधारित खेती है तो उसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग होता नहीं, क्योंकि अगर आपने रासायनिक उर्वरक डाले तो समय समय पर पानी डालना चाहिए, नहीं तो बीज ही जल जाएगा, फसल जल सही बात जाएगी। है। लेकिन जैसे ये वाटरशेड का काम हुआ, आदमी की जो अधिक से अधिक इनकम है उसकी कोई सीमा नहीं। फिर धीरे धीरे देखा देखी अन्य गाँव की, अन्य जगहों की, फिर धीरे धीरे वो खुद कहते हैं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हम लोग करने लगे। तो हम लोग उस दृष्टि से अभी अपने प्रधानमंत्री जी ने जो पोषक अनाज है, जो पुराने समय में मोटे अनाज, मोटा अनाज, वास्तव में मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको पोषक अनाज और अब उसका नाम श्री अन्न दिया है। तो इसी अपनी परंपरागत खेती और उसके कितने लाभ हैं, इसके ऊपर दीनदयाल शोध संस्थान ने देश भर में अवेयरनेस का कार्यक्रम किया था, और प्रधानमंत्री जी तभी उन्होंने उसका नाम पोषक अनाज कहा। और इस बार तो इंटरनेशनल मिलेट ईयर, ये अंतर्राष्ट्रीय ये मोटे अनाज का वर्ष है, और उसको अब प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न नाम दिया है। तो सब 10-11 प्रकार के अनाज हैं। आजकल डॉक्टर कह रहे हैं, ये 2023 को, हाँ, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, डॉक्टर कह रहे हैं अब हमको सफ़ेद गेहूं की रोटी चाहिए, मुलायम रोटी चाहिए। अब ये सब डॉक्टर कह रहे हैं। गेहूं, और गेहूं में होता है ग्लूटेन, पेट की बीमारियों के लिए, और सब बीमारियों की जड़ है। तो गेहूं हमारे यहाँ का अन्न है ही नहीं है। अपनी भारतीय परंपरा में जो अपन लोग हवन करते हैं, पूजन करते हैं कहीं पर भी, तो जौ उपयोग में होता है। तो जौ माने हर दृष्टि में ग्लूटेन की मात्रा बहुत ही कम है, और उसका धीरे 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 सुधार करते हुए गेहूं बना, जौ और जई। तो ये सब अपने यहाँ के, काला तिल, कोदो, कुटकी, सामा, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब ये अनाज पेट के लिए। आप डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि शुगर के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए कार्बोहाइड्रेट भी कम है और सुपाच्य है, और ये बहुत अच्छा है। अब चित्रकूट में मुझे भी शुगर की तकलीफ, हेरिडिटरी, हमारे माँ और पिता दोनों पक्ष में ऊपर तक डायबिटीज़। मैं एक बार दिल्ली आया, एक तरुण हमारे साथ रहता, मैंने कहा यार मैं चावल तो खाता हूँ, ये नहीं खाता, कोदो का चावल खाता हूँ। उसने हाँ भैया, ऑनलाइन बुक किया, 3 घंटे में आधा किलो कोदो 100 रुपये से ज़्यादा, 100 रुपये से ज़्यादा यहाँ आ गया, ऑनलाइन डिलीवरी करके गया वो। मैंने एक ज़माने का, हाँ, जिसको ऐसे छोड़ दिया गया, जिस मोटे अनाज को, कोदो के बारे में उसके ऊपर इतनी कोटिंग रहती है। हमारे यहाँ चित्रकूट में गांव में कोठियों में अभी भी रखा हुआ है कोदो, 30, 40, 50 साल उसमें घुन नहीं लगता। उसके ऊपर 3, 4, 5 कोटिंग रहती, इतना हार्ड कोट रहता है। वो चक्की पे ही धीरे धीरे करके उसका छिलके उतारे जाते हैं, फिर उसका चावल। ऐसी सावा व्रत में भी खाते हैं, सावा, उसकी खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है। वो सब ये मोटे अनाज। अब धीरे 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 हमारे यहाँ सब प्रकार के बीज है। अब किसानों को भाव मिले, तो इस दृष्टि से भी व्यवस्था की है कि यानी उगा लिया। और ऐसे ही आय बढ़ाने की दृष्टि से नाना जी ने, माने कुल मिलाकर के आय के, एक तो खेती, एक वनोपज, और एक खनिज, और एक पानी के अंदर जो कुछ चीज़ें रहती है उस आधार पर मछली वगैरह। तो नाना जी ने इसकी ट्रेनिंग दी। अब हमारे यहाँ पर वन जंगल बहुत हैं, वनों में हलरा, बहेड़ा, आंवला, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, और सब प्रकार की शतावर सब है। और उन सबको इकट्ठा करना, उसमें मेडिसिनल वैल्यू और मैच्योरिटी कब है। चिरौंजी है अचार, ड्राई फ्रूट्स में सबसे महंगा और सबसे पौष्टिक, सबसे बहुत जंगलों में, हाँ, बहुत बहुत पौष्टिक। तो कब तोड़ना है, कब उसको लगाना है। तो जंगली आंवला, उस समय बड़ी बड़ी जो आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियां ट्रक खड़ा कर देती थी, गांव के वनवासी और वो सब रहने वाले पेड़ काट के, डालियां काट के, कच्चे पक्के आंवले तोड़े, 2 पैसे 5 पैसे भी
नहीं मिलते थे। फिर धीरे 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 स्वयं सहायता समूह कुछ उसको प्रोसेस, कुछ सेमी प्रोसेस करके बेचने में, और फिर वो जो बड़ा वाला प्रतापगढ़ी आंवला रहता है, N7, चकैया, नरेंद्र, ये सब जो हैं ये वैराइटीज आमले की। वैरायटीज आंवले की बड़ी वाली, तो ये जो मुरब्बे के काम में आती है, अच्छा। तो वो भी लोगों ने, जो बंजर ऊसर जमीन है, खेती योग्य नहीं, तो वहाँ पर लोगों ने इसका पौधे लगाए। तो वो जो बड़ा वाला आंवला है वो 14, 16, 18 रुपए किलो तक जाता है। ये देसी आंवला 4, 6, 7 रुपए, जिसके पैसे 2 पैसे यानी कौड़ियों के भाव बड़ी कंपनियां दवाई के लिए लागत लेकर भी पूरी जाती नहीं थी। निकलती है। पूरी कुछ नहीं है ना, उस समय उनको उसका महत्व ही नहीं था। तो कब मैच्योरिटी है। अब जो कंद वाली फसलें हैं, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, शतावर, इन सबको अब ये फिर धीरे धीरे कंपनियों ने ऐसा ऐसा उखाड़ दो। कब मैच्योरिटी स्टेज सबसे ज़्यादा, और इस ढंग से उखाड़ो कि कुछ शकर जड़ें अंदर रह जाएं। एक ही बार हमको थोड़ी उपज लेना है, अगली बार भी लेना है, तो उसको फिर उसकी ट्रेनिंग और थोड़ा वैल्यूडेशन। आंवला को उबाल लिया, फिर उबाल करके सुखा लिया, उसकी गुठली निकाल दी। ऐसे महुआ है, महुए के फूल, माने आयरन का और बाकी इतना बड़ा सोर्स है। उसकी एक बाद में बीज बनता है, उसका तेल जोड़ों के दर्द मेडिसिनल वैल्यू के रूप में बहुत है। पहले के ज़माने में तो लोग पूड़ी उसकी बना करके खाते थे, बहुत महुए के तेल की, वो जो उसमें गोही आती है, बीज बाद में बनता है, बहुत पौष्टिक और मेडिसिनल वैल्यू उसकी, महुए की भी। और धीरे 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 उसका समर्थन मूल्य भी 40-45 रुपए किलो। तो वो सब माने धीरे धीरे ये सब किसानों की आय, किसानों को जो बिक्री का जो भाव मिल रहा है, हाँ भाव मिल रहा है। तो इस प्रकार से सारे काम चालू किए। अब कई प्रकार के तरुण लोग जो जुड़ते हैं। तो यह जो गांव का स्वावलंबन अभियान और ये जो 5 मुद्दों पर नाना, गांव में कोई गरीब न रहे, बेकार न रहे, अस्वस्थ न रहे, अशिक्षित न रहे, विवाद मुक्त गांव हो, और ये सब होगा तो हरा भरा साफ सुथरा गांव और न्यूनतम सुविधाएं जो व्यक्ति को लगती है जीवन के लिए, उन सब की उपलब्धता, सामाजिक संवेदनशीलता, सुख दुख में भागीदारी, ये सब होना चाहिए। आपस में समन्वय, तालमेल और ये सब होना चाहिए। तो अपने कुछ लोग आए, उन्होंने कहा नाना जी अपने इस गांव के काम के लिए अपन ISO का सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बम्बई की कंपनी है, तो वो आई। पहले कार्यकर्ताओं का पूरा ओरिएंटेशन हुआ, उनकी कई वर्कशॉप्स हुई, फिर एक एक चीज़ को परिभाषित किया। गरीबी यानी क्या, और गरीबी दूर करेंगे यानी क्या, बेकारी यानी क्या, बेकारी दूर करेंगे यानी कैसे करेंगे, अस्वस्थता यानी क्या, अब किसी को कैंसर है, आर्थराइटिस है, दमा है, सांस की तकलीफ है, ये तो कहते हैं ये बीमारियां जीवन के साथ ही समाप्त होती हैं, उन सबको परिभाषित किया। फिर शिक्षा, अब कोई 70 साल का 80 साल का व्यक्ति बेपढ़ा लिखा है, तो उस सब को परिभाषित किया। शिक्षा की दृष्टि से यह हुआ कि भैया 16-18 साल के तरुण युवक युवती स्कूल में जाने लगे। इसके बाद स्कूल तो जा नहीं सकते, 35-40 वर्ष तक के महिला पुरुष, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कैसे क्या, तो वहीं पर गांव का ही कोई व्यक्ति महिलाओं के लिए, महिला पुरुषों के बीच में पुरुष भोजन बनाते समय, अपना काम करते समय कैसे क्या हो, तो उसकी दृष्टि से तो अपने को ISO का सर्टिफिकेशन मिला है। पुराना वर्जन था, अब एक 2001-2015 मिला हुआ है। उसकी हर 6 महीने में ऑडिट होती है। उसके लिए 3 बातें रहती है ISO के लिए। मेजरेबल माने नापने योग, अनुकरणीय और रेप्लिकेबल, अनुकरणीय, नापना, और तीसरा विषय सस्टेनेबल, टिकाऊ हो, नहीं तो आज कर लिया कल नहीं होगा। ये 3 बातें जरूरी होती है, माने नाप सकें, उसे रेप्लिकेट कर सकें और सस्टेनेबल, टिकाऊ। तो इस सब दृष्टि से एक पूरा मैकेनिज्म, और वो ऑडिट होता है हर 6 महीने में। 6 महीने बाद वो देखते हैं जो काम उस काम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये सब परिभाषा मालूम है कि नहीं। तो दीनदयाल शोध संस्थान यानी दुनिया का पहला स्वयंसेवी संगठन, और जिसमें इस प्रकार का काम, स्वावलंबन अभियान, गांव में चलने वाला काम, उस काम के लिए ISO का सर्टिफिकेशन। मैंने पूरे मॉडल को, जो वर्किंग का पूरा मॉडल है, हाँ, इस गांव के, हाँ, संस्थान का, हाँ, उसको ISO का सर्टिफिकेशन। उसमें भी यानी बहुत मल्टी डायमेंशनल काम है दीनदयाल शोध। लेकिन गांव में जो स्वावलंबन का काम चलता है,
इसके लिए ISO का सर्टिफिकेशन मिला जो हुआ। स्वावलंबन का बिल्कुल स्वावलंबन का गाँव में काम, जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार समझाएंगे आप वो क्या पूरा क्या सिस्टम है? नहीं वो मैंने पूरा process उसमें क्या है, एक एक काम है। गरीबी, हम्म, गरीबी यानी क्या, गरीबी दूर करेंगे यानी क्या, क्या करेंगे? अब जैसे अपने यहाँ किसान है, तो किसान के लिए तो खेती के उन्नत बीज हो, कैसी पद्धतियां हो, वो हो। ऐसे ही एक एक विषय पर डिटेल बातचीत की जा सकती, उन सबको ऐसे विजन एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी गतिविधियां गांव में चलेंगी। हम्म, ऐसे ही बेकारी, नाना जी कहते थे बेरोजगारी नहीं कहा, बेकारी। अब गांव में कोई व्यक्ति स्वावलंबी है, गरीब नहीं है, लेकिन तरुण युवक युवती कर सकने लायक, अपने कहा है खाली दिमाग शैतान, उसको अगर काम नहीं मिला, बेकार बैठा रहेगा तो गलत काम करेगा। तो बेकार नहीं रहना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ काम मिले उसकी रुचि के हिसाब से, और वो काम कोई सीखे। तरुण युवतियां हैं, उनके लिए तो सिलाई कढ़ाई कटाई, कटिंग टेलरिंग, ये वाले कोर्सेस अपन ने चालू किए। ऐसे तरुण युवक युवती जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी, डीजल मैकेनिक है उसकी, अब आजकल मोबाइल रिपेयरिंग है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, उनकी जो रुचि है, उनकी रुचि के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना। 2 महीने 4 महीने 5 महीने 3 4 5 गांव के 20 25 30 बच्चे नॉमिनल शुल्क लेकर के उनको प्रशिक्षण देना, और कोई एक मास्टर ट्रेनर, और फिर उनको रोजगार कि आप क्या, मोटर ड्राइविंग का उनको देना, और बहुत ज़रूरत है। और जिसने एक बार ट्रेनिंग ली, हजारों बच्चे निकले हैं अपने मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग से। लाइसेंस बनवाने में उनकी मदद करना, RTOs वगैरह से बातचीत करके ट्रेनिंग, और फिर उनको लाइसेंस मिल जाए। और उनको हजारों, जो हमारा मास्टर ट्रेनर है, कई जगह जाएं हम लोग तो वो किसी गाड़ी में बैठे, बस में बैठ गए, किसी जीप टैक्सी में बैठ गए, तो उसको प्रणाम करते हैं जो हमारा मास्टर ट्रेनर है। और कहते हैं भैया वो भी नहीं पहचान पाता, हर साल इतने 2 3 4 बैच निकाल देता है, आपने उस समय मुझे ट्रेनिंग दी थी और आज मैं पैरों पर खड़ा हूँ, स्वावलंबी हूँ। मैंने टैक्सी फिर कुछ दिन की, मैंने एक गाड़ी लोन पर ले लिया और मेरा बढ़िया जीवन यापन चल। एक एक काम, ऐसे काम जैसे वैल्यू एडिशन करना, जैसे वनोपज आती है, ऐसे लैंडलेस अगर गांव का रहने वाला, जमीन नहीं है, बकरियों की व्यवस्था करा दी, ऐसी शासकीय योजनाओं का उसको उपयोग करा दिया। मछली तालाब लीज पर ले लिया, मछली के अच्छे उन्नत किस्म के बीज और थोड़ा बहुत कैसे क्या है तो उसके ऊपर। ऐसे ही पशुओं के चारे के लिए जमीन कम है, क्या करना, एक्वाकल्चर, तो उसमें जमीन की जरूरत नहीं, थोड़ी सी जमीन में और उसके ऊपर एक्वाकल्चर करके कैटल फीड की व्यवस्था करना। माने क्या रहता है एक्वाकल्चर में थोड़ा सा छोटी सी जमीन में 4 5 6 लेयर में जो मक्का है, गेहूं है, सस्ता कोई मिल गया, उसको धीरे धीरे अंतराल से उसमें थोड़ी नमी बनाए रखना, तो पैदा हो जाता है। अब कैटल फीड नहीं है हमारे पास, तो वो कंसंट्रेट दाने के भी रूप में और हरे चारे के भी रूप में मिलता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी पद्धतियाँ, नाना जी कहते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी के भी सामने हाथ फैलाइए। ये अंग्रेजों का जो शासनकाल रहा अपने यहाँ, तो कोई भी शासकीय अधिकारी या शासकीय गाड़ी से गांव में गया, क्या योजना लेकर आए हो, क्या हमको देने के लिए आए हो, बस इसी आशा से। नाना जी कहते ये कब तक करोगे, हमारे माँ बाप जीवन पर्यंत हमारे साथ नहीं चलते, ज्ञान प्राप्त करो। नाना जी कहते तुमको कौन सी तकनीक चाहिए, कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सी कला सीखनी है, दुनिया में कहीं पर भी होगा हम लेकर के आएंगे। तो अब हम सब लोग भी ये दावा करते हैं, अब नाना जी का इतना बड़ा नाम है, उनकी पुण्याई के कारण आप जो कुछ सीखना चाहें, आपके तरुण युवक युवतियाँ, यानी मेरी एक शिकायत, युवतियाँ इस मामले में बहुत प्रॉम्प्ट हैं काम करने सीखने सिंसियरली। तरुण युवक कुछ नहीं करना चाहते। जो चित्रकूट की समस्या थी, जल्दी से जल्दी अमीर, खूब महंगा मोबाइल चाहिए, महंगी घड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए और मोटरसाइकिल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मेहनत जो अपन ने शुरुआत में बात की, श्रम से कोई नाता नहीं। पिता श्रम कर रहा है खेत में, पढ़ना भी नहीं है, स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर लें, पढ़ना भी नहीं है, शॉर्टकट तरीके से जल्दी अमीर का। ये इसका क्या कारण लगता है आपको? नहीं, माने ये जो सामाजिक परिवेश है और ये तड़क भड़क की जो दुनिया है, ग्राउंड रियलिटी, अभिभावकों की भी थोड़ी कमी है, अपने समाज की भी है। वो हमारे समाज के ही बीच का तरुण युवक युवती, जो हमने बताया डाकुओं की समस्या थी, कौन थे, हमारे आपके ही बीच में, हमारे आपके ही बीच के परिवार थे, उसी में से थोड़े से संस्कारों की कमी, माँ बाप। मैं एक बचपन का, मेरे जीवन का उदाहरण बताता हूँ। 4वीं 5वीं में पढ़ता था, हमारे एक टीचर सिगरेट पीते थे, घर में हमारी इजी सेवर थी, तो मैं एक दिन
घर में बैठा ऐसे पैर लगा, चौक रखा था, चौक ऐसे लगाया, ऐसे चौक लगा, माँ आई, अभी तक मुझे वो थप्पड़ की गूंज, 2 थप्पड़ माँ ने लगाई, बहुत शौक है, केवल चौक। सिगरेट बिल्कुल वो टीचर जैसे बैठ के बच्चे हमारे imitate पीते करते थे, हैं और हम बड़ों को। छोटे 4-5 चौथी 5वीं में पढ़ने वाले 9-10 साल के, 2 थप्पड़ की अभी भी मुझे, कभी वो चौक देख ली और तो वो मुझे अभी भी याद आ जाता है। अभी भी याद आती है। कुछ नहीं, माँ ने कुछ बोला नहीं, 2 थप्पड़ खींच के लगाए, 2 थप्पड़ लगाए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी सामाजिक, ये जो हमारी भारतीय परंपरा का, भारत की संस्कृति का मूल था कि बिल्कुल। अब मैं एक बात बताऊं, अब मैं तो सामाजिक काम, अपने ही विचार परिवार के एक बड़े कार्यकर्ता, बच्ची 5वीं में पढ़ती, उस समय की बात है 4-6 साल, मैं उनके घर गया, चौथी में पढ़ने वाली बच्ची, 9th में पढ़ने वाला बच्चा उनका। अब वो अपने विचार परिवार से ही जुड़े थे। राम जी की एक फोटो थी राम दरबार की, मैंने कहा बेटा ये क्या है, तो बेटे ने तो बता दिया कि राम जी हैं। बाजू में कौन है, राम जी के 4 भाइयों के नाम क्या है, नहीं मालूम। पांडवों में 5 कौन थे, नहीं मालूम। विवेकानंद जी की एक बढ़िया प्रतिमा रखी थी, मैंने कहा ये क्या है, ना बेटे ने बताया ना बेटी ने बताया। तो मैंने थोड़ा गुस्से में ही कहा, मैंने अपना कार्यकर्ता ही था, मैंने कहा भाई साहब ये इन बच्चों की परीक्षा नहीं है, ये आप अभिभावकों की परीक्षा है, माता पिता की परीक्षा है। ये इतना छोटा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब तो ठीक है, अभी तो ये आपकी परीक्षा है। घर में विवेकानंद जी की प्रतिमा रखी हुई है, ये कौन है विवेकानंद, ये राम दरबार लगा हुआ है, राम जी कौन थे, क्यों प्रतिमा लगी है यहाँ, उनके 4 भाई कौन, सीता माता कौन, हनुमान जी कौन, इनका क्या। माने नाना जी ने हर दृष्टि से एक राम दर्शन बनाया है चित्रकूट में, एक प्रकल्प, वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम नहीं कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, हमारे जैसे थे। अगर भगवान कह दिया तो वो तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे जैसे थे, और उसी में से अपने जैसी उन्होंने जीवन जिया है, एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई, और सामाजिक ताकि लोगों से शिक्षा ले, उनके जीवन के ऐसे पहलू जो समाज को प्रेरणा दे सके। बिल्कुल। और एक बात कह के फिर समाप्त करूंगा तो चित्रकूट में नाना जी सबको बुलाते थे, जहां भी प्रकल्प हो, कई बार जो डोनर हो बड़े बड़े, नाना जी बताइए मेरे लिए क्या आदेश, पहले गोंडा आओ, पहले चित्रकूट आओ, फिर 2 दिन 3 दिन समय जगह देखी, पूरा देखा, प्रकल्प देखे, फिर क्या देखा तुमने, बड़े बड़े JRD टाटा आए, नहीं JRD टाटा आए नहीं, रतन टाटा आए, केशव महिंद्रा आए, नस्ली वाड़िया जी, और सब बड़े बड़े, क्या देखा। और सबसे छोटे से जो, और जो गृहस्थ है व्यक्ति तो उसको कहते थे परिवार सहित आइए, बच्चों सहित आइए और देखिए। और फिर पूछते थे नाना जी आपने आरोग्य धाम तो स्वर्ग बना दिया, आपने राम दर्शन ऐसा बना दिया, ये बोल इसके लिए नहीं बनाया है कि तुम मेरी तारीफ करो, मेरा सारा काम अनुकरणीय है। तुम क्या अनुकरण करोगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे शहर में रहते हो तो किसी गली मोहल्ले के 10-20 परिवारों के बीच में उन बच्चों को, उन महिलाओं को क्या संस्कार देंगे, ये सब अनुकरणीय काम है। नाना जी का इस पर बड़ा आग्रह रहता था कि ये सब काम अनुकरणीय है। ऐसे पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी तो पारस पत्थर थे, पारसमणि का गुण हमको मालूम है, लोहा स्पर्श कर जाए तो सोना बन जाता है, लेकिन परम पूजनीय डॉक्टर जी ने पारस पत्थर ही निर्माण किए, सैकड़ों पारस पत्थर बनाए। उन्होंने केवल एक बार सोना नहीं बनाया, कितनी बड़ी बात की भाई साहब, उन्होंने पारस पत्थर बनाए सैकड़ों। जो हमारे इतने वरिष्ठ प्रचारक हैं और बड़े दायित्ववान कार्य, घर गृहस्थी भी संभालते हैं, उनको भी प्रणाम है कि सब कुछ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए और माने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक दायित्वों के प्रति भी वो जागरूक हैं, तो वो पारसमणि का ही काम कर रहे हैं। कथनी और करनी का अंतर नहीं है। आजकल जो समाज की वर्तमान परिस्थिति है, बातें बड़ी, सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अंदर खोखलापन रहता है। जीवन से अपन इतने बड़े व्यक्तियों को अगर निकट से देखने की कोशिश करें तो कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखता है। और अपनी जो कार्य पद्धति है अपने संघ विचार परिवार की, सभी संगठनों की, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं।
कई बार जो समाज का व्यक्ति है, जो एकदम सामान्य समाज से हमारे पास आता है, हर दृष्टि से वो तौलता है, नापता है, और फिर उसके बाद उसके पीछे तरुण पीढ़ी के बारे में भी आज अगर अपन कहें तो उनका क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए, लेकिन उसको हर दृष्टि से वो नापता है, तौलता है। एक तरफ तरुण पीढ़ी के बारे में कहें तो दिग्भ्रमित है, लेकिन एक बार अगर उसको कन्विंस कर लिया तो फिर वो आपके साथ हर दृष्टि से आपके साथ, तो वो तौलती है। जो कहने वाला व्यक्ति है उसमें कितना दम है, केवल खोखली बातें कह रहा है या उसके आचरण में भी है। तो यही जो अपने प्रचारक भी हैं या प्रचारक सम काम करने वाले पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए और फिर सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करने वाले लोग हैं, तो ऐसे बहुत लंबी परंपरा है। अब तो लगभग 100 वर्ष होने आ गए। 100 वर्षों से जो काम चल रही है, और यह जो चेन परंपरा टूटी नहीं है, उसका मूल तत्व यही है, कथनी और करनी में। और व्यक्ति केवल संबोधन और भाषण दे करके प्रेरणा नहीं देगा, अपने जीवन से, अपने आचरण से प्रेरणा, और वो एक दिमाग में, दिल में अगर घर कर गई तो फिर वो व्यक्ति, अब जैसे मुझे इतने वर्ष हो गए काम करते हुए, मेरे हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं सामाजिक जीवन में, लेकिन काम करते समय इतनी बड़ी प्रेरणा, इतने महापुरुषों का जीवन देखा है, तो ऐसे छोटे छोटे जो अवरोध आते हैं उसमें भी डिग करके फिर कभी ये नहीं लगता कि हम ये जो काम कर रहे हैं हमने बड़ा गलत निर्णय लिया था, ये नहीं लेना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं हमको और तीव्रता के साथ करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि जिस क्षमता के साथ, माने क्षमता नहीं थी, परम पूजनीय डॉक्टर जी इतनी कम उम्र में बिल्कुल खून का पानी बनाया और करके काम किया। तो इस दृष्टि से उस समय इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, आज इतनी अनुकूलता है, तो ऐसा लगता है कि जितना काम करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, उसको और तीव्रता से और करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपना आखिरी प्रश्न भी जोड़ देता हूँ। भविष्य के भारत की क्या परिकल्पना है आपकी? अब भविष्य के भारत की दृष्टि से अभी तो कुछ साइन इतने अनुकूल बन गए हैं कि ऐसा लगता है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनने के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है और विश्वगुरु बनेगा। तलवार की नोक पर नहीं, अपनी एक आदर्श जीवन पद्धति के आधार पर। उसके साइन धीरे धीरे अयोध्या में राम मंदिर, 500 वर्ष का इतिहास, त्याग, तपस्या, बलिदान सब कुछ है, और भगवान की नीति। अब क्रेडिट किसी को मिले, लेकिन एक झटके में सारे अवरोध समाप्त हो गए और हम लोग जीते जी उस भव्य राम मंदिर को देखेंगे। इस दृष्टि से हम बड़े भविष्य, माने हम भाग्यशाली हैं। जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा कि नहीं, एक झटके में धारा 370, खून की नदियां बह जाएंगी, एक कंकड़ पत्थर भी उछला नहीं उसके, कोई आवाज तक नहीं है, कहीं कुछ छू नहीं हुआ। और आज जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि एकदम परिवर्तन हुआ है। ऐसी और बहुत सा, अयोध्या का काशी विश्वनाथ का मंदिर और बाकी सब, ये साइन सब ऐसे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का अमेरिका दौरा हुआ, योग दिवस, ये सारी बातें, ये जो मिलिट ईयर, इंटरनेशनल मिलिट ईयर, छोटी छोटी बातें, यानी तलवार की नोक पर नहीं, जो हमारी आदर्श जीवन पद्धति और उसी के बल पर और हम बने थे, कहीं तलवार की नोक पर नहीं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी अब हम लोग जीते जी देख लेंगे ना, उस मार्ग पर तो भारत प्रशस्त ही है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक गिलहरी की भूमिका हम लोगों की भी रहे, ऐसा और भगवान से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत आनंद आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब लोग इसे सुनेंगे ना तो उनको ये लगेगा कि ख़त्म क्यों हो गया है, ऐसे भाव उनके मन में आएगा, क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।